हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर चल रहा है, जिसके लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी मेजर क्रॉप्स की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप इसके MCQ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करेंगे नीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। जैसा कि आपको पता है, इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है। इंडिया में हज़ारों साल से एग्रीकल्चर की जाती है, लेकिन इस एग्रीकल्चर एक्टिविटी में बहुत सालों से कोई टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं की गए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लैंड है उसकी कैपेबिलिटी कम होती जा रही है, और इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्लो हो गया है। जैसा कि देखने में आया है, पहले से हमारे यहाँ पर इरिगेशन के सोर्स तो इम्प्रूव हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी 40% पॉपुलेशन मॉनसून रेनफॉल पर डिपेंड करती है, और इंडिया के आज भी बहुत से पार्ट्स में लैंड की केवल नेचुरल फर्टिलिटी का यूज़ करके ही प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है, और इस पॉपुलेशन की फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें एग्रीकल्चर में बहुत से टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत महसूस होने लगी। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स किए, जिसकी वजह से इंडिया में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सके। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं रिफॉर्म्स की बात करेंगे। इन रिफॉर्म्स में सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की, और फिर उसके बाद बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स उन रिफॉर्म्स को कहते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी में चेंज किया जाता है, और इन टेक्निकल रिफॉर्म्स में सबसे पहला आता है लेटेस्ट एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट वर इंट्रोड्यूस। मीन्स अब हमारी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स में न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है कि पहले हम पर्शियन व्हील का यूज़ करते थे, और उसकी जगह अब हम वाटर पंप का यूज़ करते हैं। पहले हम बुलक कार्ट्स का यूज़ करते थे, आज हम ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं। पहले हम वुडन प्लो का यूज़ करते थे, जबकि आज हम प्लोइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग जैसे सभी काम मशीनों के द्वारा करते हैं। तो इस तरीके से हम लेटेस्ट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का यूज़ करके अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहे हैं। सेकंड है मेथड ऑफ इरिगेशन वर मॉडर्नाइज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में इरिगेशन मेथड को काफ़ी इम्प्रूव किया गया था, लेकिन उसके बाद भी वाटर स्केर्सिटी की वजह से या अदर रीजंस की वजह से आज भी हमारे फार्मर्स जो हैं वो मॉनसून रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे ट्यूबवेल इरिगेशन की जा रही है, जिसमें वाटर ज़्यादा लगता है। सेकेंडली, नए नए डैम बनाए जा रहे हैं, और उन डैम से कैनाल इरिगेशन प्रोवाइड की जा रही है। और अब जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन की जा रही है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में वाटर का जो फ्लो है वो एक फाउंटेन की तरह, एक फुव्वारे की तरह चारों तरफ स्प्रेड होता है। इस तरीके के मेथड को यूज़ करने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि वाटर की वेस्टेज कम होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एरिया में वाटर सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट आता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में पूरे लैंड में स्मॉल पाइप्स का एक जाल सा बिछा दिया जाता है, और इन स्मॉल पाइप्स में स्मॉल होल होते हैं। इन होल में से वाटर जो है ड्रॉप्स में निकलता है, और ये धीरे धीरे अपने आसपास की लैंड को या सॉइल को वेटी कर देता है,
और इस तरह से सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है। इन दोनों ही तरीके के इरिगेशन मेथड में कम वाटर में ज़्यादा एरिया में इरिगेशन हो जाती है, साथ ही सॉइल इरोजन में नहीं होता है और वाटर का वेस्टेज भी नहीं होता है। तो इस तरीके से अब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन मेथड को मॉडर्नाइज कर दिया गया है। थर्ड है HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स वर प्रोवाइडेड टू द फार्मर। इट मीन्स अब हमारी गवर्नमेंट लो कॉस्ट में फार्मर्स को HYV सीड्स या हाईब्रिड सीड्स प्रोवाइड करा रही है, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो ज़्यादा हो। इसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एग्रीकल्चरल प्लांट्स को पेस्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और साथ ही इंसेक्ट से बचाने के लिए भी बहुत से इंसेक्टिसाइड भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। फोर्थ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहले गवर्नमेंट बनी, उसने इंडिया को फूड सिक्योर कंट्री बनाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन कराई। ग्रीन रेवोल्यूशन में पैकेज टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाने लगा और वाइट रेवोल्यूशन हुई। वाइट रेवोल्यूशन मतलब मिल्क रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया में इंटेंसिव एग्रीकल्चर और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया। क्या होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर? इंटेंसिव एग्रीकल्चर में एक स्मॉल लैंड पीस में मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो की जाती है। और एक्सटेंसिव फार्मिंग में एक बिग लैंड में सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है और एक्सटेंसिव फार्मिंग का मेन मोटिव होता है उस प्रोड्यूस को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना। इसे कमर्शियल फार्मिंग भी कहते हैं, जैसे टी, रबर, टोबैको, कॉफ़ी एट्सेट्रा। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत रिमार्केबल रिजल्ट निकला कि इंडिया एक फूड सिक्योर कंट्री बन गया। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए, जैसे कि हमारे फार्मर्स ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से हमारी सॉइल पॉल्यूटेड हो गई। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करे, जिसमें लैंड रेगुलेशन एक्ट, लैंड सेलिंग एक्ट और एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम था। इन एक्ट की वजह से लैंड को कंसोलिडेट किया गया, उसकी होल्डिंग्स को बढ़ाया गया और इंडिया में जमींदारी सिस्टम ख़त्म किया गया। मींस इंडिया में ऐसा देखा जाता था कि गांव के कुछ लोगों के पास या ज़मींदारों के पास पूरे के पूरे गांव की लैंड होती थी, या कई कई गांव उनके पास होते थे, वह कई कई गांव की लैंड के मालिक होते थे। इंडियन गवर्नमेंट ने लैंड रेगुलेशन एक्ट और लैंड सेलिंग एक्ट के बाद इन सभी ज़मींदारों से एक्स्ट्रा लैंड वापस ले ली और उस लैंड को स्मॉल फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके अलावा जिन विलेजेस में लैंड के स्मॉल पैचेस में एग्रीकल्चर की जाती थी, उन लैंड्स को कंसोलिडेट किया गया, इकट्ठा करके बिग लैंड में कन्वर्ट किया गया और उस बिग लैंड पर मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज़ करके फार्मिंग की जा रही है, जिसकी वजह से अब एक्चुअली इंडिया के बहुत से विलेजेस में ऐसा देखा जाता था कि गांव के कुछ लोगों के पास ही गांव की ज़्यादातर लैंड होती थी। कई कई जगह तो एक से ज़्यादा गांव की लैंड भी उस अकेले ज़मींदार के पास होती थी। इंडियन गवर्नमेंट ने लैंड रेगुलेशन एक्ट पास किया। इस एक्ट में लैंड रखने की एक लिमिटेशन बना दी गई। मींस जैसे 20 एकड़ लैंड से ज़्यादा नहीं रख सकते या 25 एकड़ लैंड से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो इस एक्ट के थ्रू इन सभी ज़मींदारों से एक्स्ट्रा लैंड को वापस ले लिया गया और उनको स्मॉल फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इसके अलावा कुछ विलेजेस ऐसे थे जहाँ पर स्मॉल लैंड पर
एग्रीकल्चर की जाती थी। स्मॉल होल्डिंग होने की वजह से मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज़ नहीं हो पाता था, तो वहाँ पर लैंड सेलिंग एक्ट निकाला गया, जिसके थ्रू आसपास की स्मॉल लैंड को जॉइन करके एक बिग फार्म में कन्वर्ट कर दिया और इस बिग फार्म में मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज़ करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाया जाने लगा। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पर, जैसे कि ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर और डिजीज़ेस की वजह से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस जैसी पॉलिसीज़ स्टार्ट की हैं। देश के डिफरेंट विलेजेस में ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड बैंक्स स्टैब्लिश किए गए और ये सारे बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फार्मर्स को लो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कराती है, जिसका यूज़ करके अब फार्मर्स इजीली एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को खरीद सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए अदर स्कीम्स भी स्टार्ट की हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। अब हमारी गवर्नमेंट सोइंग के टाइम पर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे MSP भी कहते हैं, वह डिक्लेयर कर देती है, जिसकी वजह से अब मिडिल मैन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी क्रॉप के प्राइस पहले ही फिक्स कर दिए जाते हैं और इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पर फार्मर्स अपनी क्रॉप को सेल नहीं करते हैं। अब फार्मर्स को क्रॉपिंग टेक्निक, मॉडर्न इनपुट्स, फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स, हाईब्रिड सीड्स जैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए टेलीविज़न, रेडियो और न्यूज़पेपर का यूज़ किया जाता है। साथ साथ गवर्नमेंट के बहुत से ऑफिसर्स विलेज टू विलेज विज़िट करते हैं और वहाँ फार्मर्स को कलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। इन सभी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अलावा आपकी बुक में एक लैंड रिफॉर्म और भी है, भूदान ग्रामदान। चलिए समझते हैं ये क्या है भूदान ग्रामदान। भूदान ग्रामदान प्रोग्राम विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। विनोबा भावे महात्मा गांधी जी के स्पिरिचुअल हायर थे या शिष्य थे। उन्होंने गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किए हुए सत्याग्रह मूवमेंट में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। वह गांधी जी के ग्राम स्वराज कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। गांधी जी की डेथ के बाद उन्होंने इंडिया के डिफरेंट विलेजेस में पद यात्रा या पैदल यात्रा शुरू की। इसी यात्रा को करते हुए वह एक बार आंध्र प्रदेश के एक गांव में रुके। वहां पर उन्होंने फार्मर्स को कलेक्ट किया और उनकी डिमांड सुन रहे थे। एक दिन वह आंध्र प्रदेश के एक विलेज में गए। जब वह विलेज में फार्मर से बात कर रहे थे तो कुछ फार्मर्स ने इकट्ठा होकर उनसे कुछ लैंड की डिमांड की। उनकी इस डिमांड पर विनोबा भावे ने उनसे यह प्रॉमिस किया कि वह इंडियन गवर्नमेंट से यह बात करेंगे कि आप लोगों को कुछ लैंड प्रोवाइड की जाए और उस लैंड पे आप कोऑपरेटिव फार्मिंग कर सकें, मींस मिलकर फार्मिंग कर सकें। यह सारी बातें चल ही रही थी कि तभी उन फार्मर्स में से एक पर्सन खड़ा हुआ। उस पर्सन का नाम था श्री रामचंद्रा रेड्डी और उन्होंने अपनी 80 एकड़ लैंड 80 फार्मर्स को दान में दे दी, क्योंकि हिंदी में लैंड को भू या भूमि भी कहते हैं। इस वजह से इस प्रोग्राम का नाम हो गया भूदान और अब यह भूदान प्रोग्राम पूरे इंडिया में फैल गया और बहुत से बिग लैंडलॉर्ड अपनी बिग लैंड को लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। और यह भूदान प्रोग्राम इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि कुछ गांव के लैंडलॉर्ड या ज़मींदारों ने विलेज के विलेज ही दान में देने स्टार्ट कर दिए और इस मूवमेंट का नाम रखा गया ग्रामदान। और इस तरीके से भूदान ग्रामदान मूवमेंट विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था और इसी मूवमेंट को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक के बाद मैं आपको एक बात और भी बताना चाहती हूँ। आपके NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग यह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के आगे के जो पार्ट्स हैं
वो NCERT ने अब ख़त्म कर दिए हैं, मीन्स अब वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी आप एक बार अपना सिलेबस फिर से चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 4 आज फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के MCQ के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।